सरकार ने वेस्ट एशिया में तनाव से उपजे संकट से निपटने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक 78 दिनों तक तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए। इसके लिए सरकार ने 1,23,000 करोड़ रुपए की मदद की। ज्यादा डिटेल के साथ लक्ष्मण रॉय जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, क्या जानकारी आपके पास? सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, दरअसल जो पश्चिमी एशिया में जो संकट है उसको लेकर सरकार की रणनीति क्या है, इसको लेकर इस पर सरकार के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि से हमारी लंबी बातचीत हुई। उसमें दो तीन बातें काफ़ी निकल कर सामने आई। सबसे पहली बात कि जो कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, वहाँ का जो संकट बना हुआ है उससे सरकार कैसे निपट रही है। तो वहाँ पर यह है कि शुरू के 78 दिनों तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कोई कीमतें नहीं बढ़ाई, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर करीब 1,23,000 करोड़ रुपये का उनकी मदद की थी। और आने वाले दिनों में धीरे धीरे कंपनियाँ कीमतें बढ़ा रही हैं, और लेकिन अंडर रिकवरी अभी बनी हुई है। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, वह फर्टिलाइजर को लेकर के। तो फर्टिलाइजर सरकार इंपोर्ट करती है, दूसरे कई देशों से इंपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो देश पहले बिल्कुल साफ तौर से इंपोर्ट के लिए ऑर्डर ले लेते थे, लेकिन अब कई देश मना कर रहे हैं। तो बड़े मुश्किल से फर्टिलाइजर इंपोर्ट हो रहा है, लेकिन वो काफ़ी ऊंची कीमतों पर हो रहा है। तो यहाँ से फर्टिलाइजर कंपनियों ने फर्टिलाइजर मंत्रालय के जरिए सब्सिडी डबल करने की मांग है। यानी जितना सरकार ने 1,77,000 करोड़ रुपए चालू कारोबारी साल के लिए आवंटित किया था, अब कंपनियों का कहना है कि हमें दोगुना सब्सिडी चाहिए, क्योंकि कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं और घरेलू बाजार में हम दाम बढ़ा नहीं सकते। तो सरकार इस पर भी काफ़ी गंभीरता से विचार कर रही है। तीसरी चीज़ कि जिस तरीके से FDI बढ़ाना है, तो सरकार का मानना है कि FDI बढ़ाने के लिए भी कई सारे कदम और आने वाले दिनों में उठाए जाएंगे। विनिवेश के मोर्चे पर सरकार का फोकस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि खर्चा इतना ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर तौर पर आमदनी बढ़ानी होगी। तो विनिवेश एक बड़ा जरिया सरकार मान के चल रही है। उसके लॉन्ग टर्म योजना बनाई गई है। हर हफ्ते विनिवेश के मोर्चे पर समीक्षा बैठक की जाती है कि क्या रणनीति है, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में कैसे आगे बढ़ना है। सरकार का मानना है कि चालू कारोबारी साल में विनिवेश का जो टारगेट है उसको भी हम पार करता हुआ देख सकते हैं, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। IDBI का बैंक का विनिवेश होगा, इसको लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार का मुख्य फोकस सप्लाई बनाए रखना, तेल, फर्टिलाइजर, गैस के, और साथ ही साथ घरेलू मोर्चे पर रेवेन्यू जुटाना एक बड़ा फोकस सरकार का रहने वाला आने वाले कुछ दिनों में। लक्ष्मण जी, ये बताइए कि पश्चिम बंगाल को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल को लेकर आर्थिक मोर्चे पर सरकार की एक ठोस रणनीति यहां पर बनती हुई दिख रही है। आपको ध्यान होगा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से अगर मुलाकात भी की थी, दूसरे मंत्रियों के साथ मुलाकात की थी। तो अब सरकार का फोकस यह है कि पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए। इसको लेकर बहुत जल्द वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक समीक्षा बैठक बुलाने वाली है, जिसमें सरकारी बैंकों के प्रतिनिधि होंगे। और फोकस ये होगा कि बैंकों के जरिए जिन जिन महत्वपूर्ण योजनाओं, सरकारी योजनाओं का, केंद्र सरकार की योजनाओं को अमल किया जाता है, उनको कैसे जमीन पर बेहतर तरीके से लागू किया जाए, अब तक कैसे लागू हुआ उसकी समीक्षा की जाएगी। बैंकों की तरफ से कर्ज देने की रफ्तार पश्चिम बंगाल में कैसी है उसकी समीक्षा होगी, और कर्ज की रफ्तार बढ़ाने पर यहां पर फोकस किया जाएगा। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, ढांचा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है पश्चिम बंगाल में, उसको तेजी लाई जाए, इस पर फोकस किया जाएगा। और वहां की माली हालत कैसी, इसको लेकर बहुत जल्द राज्य सरकार की तरफ से भी एक व्हाइट पेपर जैसा कोई दस्तावेज जारी होने की संभावना जताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी तमाम जानकारी के लिए। AI मॉडल माइथोस के खतरे से निपटने के लिए सरकार ने तैयारी की है। बैंकों की मदद के लिए इन्फोसिस के टॉप IT प्रोफेशनल को जिम्मेदारी दी गई है। पूरी डिटेल बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। देखिए, जिस तरह से बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों पर एंथ्रोपिक के AI मॉडल माइथोस का खतरा मंडरा रहा है, उसे देखते हुए सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। CNBC आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि वित्त मंत्रालय ने इस बीच लगातार बैंक्स, वित्तीय संस्थानों, RBI और मेटी के साथ मीटिंग की है, और खासतौर से इन्फोसिस के जो CEO हैं सलील पारेख के साथ भी बैठक की है। और इस बैठक के बाद दो इन्फोसिस के जो टॉप प्रोफेशनल हैं उनको नियुक्त किया गया है, और वो लगातार जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है उनके साथ काम कर रहे हैं, ताकि जो माइथोस का खतरा है उससे निपटा जा सके। दरअसल जो एंथ्रोपिक है अपने माइथोस का एडवांस फीचर के साथ अपना AI मॉडल लॉन्च करने जा रहा है, लिहाजा उसे लेकर एक तरह से सरकार पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना चाहती है कि इससे कोई भी एक तरह का साइबर हैकिंग या इस तरह की कोई खतरा ना हो। लिहाजा इसको लेकर पूरी तैयारी की गई है, और धीरे धीरे जिस तरह से बैंकिंग और वित्तीय संगठनों को जो इंसुलेट करने की प्रक्रिया है उसको शुरू की जा चुकी है।
खासतौर से जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है इसको लेकर सभी बैंकों को सेंसिटाइज कर चुका है और सभी बैंक ने भी इसको लेकर काफी तैयारी की है कि किसी भी तरह से जो एंथ्रोपी का नया मॉडल आ रहा है खासतौर से जिसमें खासतौर से एडवांस फीचर्स हैं उसका कोई असर, उसका कोई कॉमन पर्सन कोई इस्तेमाल साइबर अटैक या इस तरह की चीजों में ना कर सके, लिहाजा इसको लेकर तैयारी की जा रही है। और इस तरह से जो पैचेस हैं बैंकों के लिए उसके लिए सॉफ्टवेयर पैचेस का भी तैयार किए गए हैं ताकि पूरे सिस्टम को इस माइथोस के खतरे से इंसुलेट किया जा सके। तो जो वित्त मंत्रालय की तरफ से तैयारी लगातार की जा रही है, उसको लगातार रिव्यू किया जा रहा है और इस तरह का कोई भी खतरा जो खासतौर से एआई मॉडल से उत्पन्न हो सकता है, पैदा हो सकता है, उससे निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। और सीएनबीसी आवाज की एक और खबर पर मुहर लगी है। एयर इंडिया ने इजी कनेक्ट उड़ानों की बुकिंग शुरू कर दी है। 25 जून से वाराणसी से पहली इजी कनेक्ट सेवा शुरू होगी। इस खबर पर डिटेल के साथ रोहन सिंह जुड़ गए हैं। रोहन, बताइए, आपकी खबर पर मुहर लगी है, आपने सबसे पहले आवाज पे ये खबर बताई थी, अभी अपडेट क्या है इसमें? जी, ये हब एंड स्पोक मॉडल की शुरुआत है, यानी कि एक स्थानीय डेस्टिनेशन से एक टियर 2 या टियर 3 वाले का जो एयरपोर्ट है वहाँ से किसी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की जो कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल सीमलेस रहेगी। जैसे आप अगर वाराणसी से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से लंदन जाते हैं, तो आप पहले जो पहला पॉइंट है यानी कि वाराणसी, वहीं से आपको एक इंटरनेशनल जो यात्री है वो ट्रीट किया जाएगा। यानी कि आपको जो इमिग्रेशन है, जो कस्टम है, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ आपके वाराणसी में हो जाएगी और दिल्ली में फिर आपको कोई और फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सीधे लंदन या किसी भी और डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। दिल्ली में एक ट्रांजिट जोन बनाया जाएगा जहाँ पे ऐसे पैसेंजर्स को, अभी क्या होता है कि अभी आपको बाहर निकलना पड़ता है डोमेस्टिक टर्मिनल से, फिर इंटरनेशनल टर्मिनल में जाना पड़ता है और इसमें एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। अब इस नए सिस्टम के आने के बाद जो यात्री हैं वो दिल्ली, जो कि एक हब का काम करेगा, और वाराणसी या कोई भी और छोटा जो एयरपोर्ट है जो कि एक स्पोक का काम करेगा, इनके बीच में एक सीमलेस कनेक्टिविटी होगी और ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को कनेक्ट करेंगे। एयर इंडिया ने 25 जून से इसकी शुरुआत करने की बात कही गई है। शुरुआत वाराणसी से की जा रही है और एयर इंडिया का कहना है कि आप जब दिल्ली पहुंचेंगे तो 4 घंटे के अंदर आपके पास 17 विकल्प होंगे, 17 अलग अलग डेस्टिनेशन के लिए जा सकते हैं। फिलहाल तो लंदन के लिए शुरुआत हो रही है, लेकिन इसके बाद रोम, मिलान, ज्यूरिख, सिंगापुर, दुबई जैसे कई सारे डेस्टिनेशन हैं जिनके ऑप्शन होंगे। शुरुआत एयर इंडिया कर रही है, लेकिन जल्द ही बाकी एयरलाइंस भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। बढ़ते आगे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह की आग सुलग रही है। बड़े पैमाने पर हुई हिंसा में 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर भारत ने भी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि पाकिस्तान मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। इस संदर्भ में पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है, देख रहे हैं हम लोग। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन, हनन के से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है। पाकिस्तान ने कब्जे वाले कश्मीर में भीषण पुलिस बर्बरता की खबरें हम लोगों ने देखी है। कई एक रिपोर्ट देखने में आया है जिसमें कई एक प्रदर्शनकारी मारे गए हैं और कई एक बुरी तरह से घायल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को अपने दुष्कर्मों और अत्याचारों के लिए जवाबदेही। नीट पेपर लीक मामले को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि वो आज एनडीए हेडक्वार्टर गए थे। इसके अलावा उन्होंने संबंधित विभागों के साथ मीटिंग्स भी की हैं। साथ ही सहयोग के लिए कई मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो 21 जून को नीट का री एग्जाम कराने जा रहे हैं और साइबर अटैक से निपटने की पूरी तैयारी भी की गई है। एनटीए री नीट एग्जामिनेशन 21 जून को करने जा रहा है। इसके हम इस बीच में कई बार उसके रिव्यू किए हैं। क्वेश्चन पेपर बनाने से लेके उसके आगे की जो प्रक्रिया रहती है उसकी दायित्व रहती है एग्जामिनेशन सेंटर तक सटीक समय पे पहुंच जाना। जिस विभाग उस काम पे संश्लिष्ट है, इस बार हम लोग थोड़ा और ज्यादा प्रिकॉशन लिए हैं। साइबर चैलेंज को कैसे सामना किया जाए, सर्टिन
I4C, IB, CBI, ये सारे की जो साइबर प्रोटेक्शन सोर्सेस है, मेटी हो या होम मिनिस्ट्री, उन सबको इकट्ठा करके काम पे लगाया जा रहा है। इस बार हम लोगों ने जिम्मेदारी और दायित्व के साथ लिया है। एनटीए निश्चित रूप में उसमें सफल होगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। अब बात करते हैं बाजार की। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में तेजी देखने को मिली। खरीदारी के दम पर सेंसेक्स 395 पॉइंट उछला। निफ्टी ने 119 अंक की बढ़त हासिल की है। बैंकिंग शेयरों में जोरदार एक्शन रहा, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जमकर खरीदारी हुई है। बाकी हाल बता रही हैं रक्षा रावत। निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई, लेकिन इंट्राडे में निफ्टी एक बार को लाल निशान में ज़रूर स्लिप हुआ। वहां से काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग बैंकिंग शेयरों के दम पर आई और बाजार ने एक शानदार क्लोजिंग दी। अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर करीब 120 अंकों के साथ क्लोजिंग हुई है। निफ्टी बैंक में मूव्स काफ़ी अच्छे थे, करीब 1100 अंकों के साथ बढ़त के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के सेक्टोरियल मूवर्स की बात की जाए तो पिक्चर कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और PSU बैंक यहाँ पर आज काफ़ी अच्छे गेंस दिखाई दिए, आज का हीरो ऑफ द डे रहा। और जो NRI डिपॉजिट है और जो RBI के हेजिंग नियमों में जो ढील मिली है, वहां से यहां पर गेंस देखने को मिले। तो PSU बैंक इंडेक्स यहां पर 3.5% से ज्यादा के मूव्स दिखाई दिए। इसके अलावा डिफेंस, फाइनेंशियल, कैपिटल मार्केट, रियलिटी सभी जगह अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के लूजर्स की बात करें तो यहां पर निफ्टी IT ने आज बाजार को डिसअपॉइंट किया है। अगर आज के निफ्टी गेनर्स की बात करें तो यहां पर इंडिगो, जो क्रूड में नरमी आई है और काफी सारी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, ब्रोकरेज रिपोर्ट, वहां से यहाँ पर गेंस देखने को मिले। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल, आयशर मोटर, अपोलो हॉस्पिटल, ICICI बैंक और SBI जैसे काउंटर्स थे जहां पर तेजी देखने को मिली। अगर आज के लूजर्स की बात की जाए तो ONGC, टाइटन, NTPC, इटर्नल, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, ये सारे काउंटर्स थे जहां पर निफ्टी को सपोर्ट नहीं मिला है। अगर आज के मार्केट की बात की जाए तो ओवरऑल एक अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली। MSCI इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स में भारत को बड़ा झटका लगा है। 26 साल में पहली बार कोई भी भारतीय शेयर टॉप 10 में नहीं है। HDFC बैंक और रिलायंस भी इस सूची से बाहर हो गए हैं। AI की रैली में ताइवान और साउथ कोरिया को बड़ा फायदा पहुंचाया है, जबकि भारत का जो वेटेज है वो घटकर 10.87% पर आ गया है, जो 6 साल का सबसे निचला स्तर है। पूरी डिटेल बता रही हैं नुपुर। 2000 के बाद यानी कि 26 साल के बाद MSCI इमर्जिंग मार्केट में टॉप 10 में अब कोई भी भारतीय कंपनी आपको नहीं नजर आएगी। HDFC बैंक और रिलायंस अब बाहर हो चुके हैं। नॉर्मली ये दोनों स्टॉक 8वें और 9वें नंबर पर रहते थे, वही अब फिसल के 11वें और 12वें स्थान पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और दोनों शेयर की हिस्सेदारी देखिए अब इंडेक्स में तो मात्र 0.8% रह गई। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न है AI की जो रैली हमने देखी और AI स्टॉक्स जो है वो इन्हें रिप्लेस करते हुए आपको नजर आए। ताइवान की जो सेमीकंडक्टर कंपनी सैमसंग, SK हाइनेक को फायदा मिलते हुए दिखा है। और इनफैक्ट इस साल हमने देखा है कि HDFC बैंक करीब 26% फिसला है, रिलायंस में 20% की कमजोरी है। वहीं दूसरी तरफ ये जितने भी AI स्टॉक्स है इसमें डबल इनफैक्ट ट्रिपल डिजिट की बढ़त आती हुई नजर आई और इसी वजह से भारत का जो वेटेज है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। वेटेज 10.87% के आसपास पहुंच गया, जो कि नॉर्मली 12-12.5% के आसपास रहता है। अब MSCI इंडेक्स की बात करें, इमर्जिंग मार्केट की जो टॉप 3 मार्केट से ताइवान, साउथ कोरिया और चाइना, ये 70% की हिस्सेदारी होल्ड करते हैं। और AI थीम हालांकि ये काफ़ी बड़ी होती जा रही है, लेकिन इसीलिए एक कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी इमर्जिंग मार्केट MSCI के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अब सारी कंट्रीज़ की बात करें तो ताइवान ने गेन किया है MSCI में, अपनी हिस्सेदारी को 4% बढ़ती हुई दिखी है। फेब में 22.5% थी, 26% हो गई। साउथ कोरिया की भी 18% से बढ़ के 23% हो गई। हालांकि चाइना में कमजोरी है, 3% की डिक्लाइन यहाँ पे हमने देखा है इसकी हिस्सेदारी में। इंडिया 12.5% था, घट के 10.5% रह गया। और ब्राज़ील में भी देखें तो 1% जो है हिस्सेदारी कम होती हुई दिखी है। तो HDFC और रिलायंस जो 8वें और 9वें नंबर पे थे वो फिसल के 11वें और 12वें नंबर पे पहुंच गए। तो टॉप 10 की लिस्ट में अब आपको कोई भी भारतीय शेयर इमर्जिंग मार्केट MSCI इंडेक्स में नहीं दिखेगा।
और अब रुख करते हैं राजनीति खबर का। टीएमसी में बागी विधायकों और सांसदों का घमासान चल रहा है। आज सीआईडी की टीम ममता बनर्जी के घर भी पहुंच गई। टीएमसी के बागी विधायकों ने स्पीकर से शिकायत की थी और अभिषेक बनर्जी पर फर्जी दस्तखत कराने का आरोप लगाया था। ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ पल्लवी घोष जुड़ गई हैं। पल्लवी, बताएं ये चल क्या रहा है टीएमसी में? देखिए, सबसे पहले मामला क्या है कि जब आपको याद होगा ऋतुव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष बनाया गया है बंगाल की बात, उस समय आरोप ये लगाया गया और क्योंकि एक काउंटर सिग्नेचर कैंपेन अभिषेक बनर्जी ने किया ये दिखाते हुए कि आंकड़े उनके पास है और विधायक उनके पास है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बहुत सारे जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है उनका दावा ये था कि ये गलत तरीके से सिग्नेचर लिया गया, ये आरोप लगाया गया अभिषेक बनर्जी पर। और इसी की जांच करते हुए सीआईडी 2 बार उनके घर पहुंच चुकी है। तीसरी बार वो वहां पे थे नहीं। आज शाम को 5 बजे उनको पेश होना था लेकिन वो नहीं थे और इसीलिए वो ममता बनर्जी के घर भी पहुंच गए। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का दावा ये है कि सीआईडी गई तो थी उनके घर पे, लेकिन बगल में जो तृणमूल कांग्रेस का दफ्तर है वहां जाके जो जरूरी कागजात है वो भी उठाने की कोशिश की है। और यहाँ दिल्ली में अगर आप बात करें तो जितने भी सांसद है, कम से कम 20 या 22 सांसदों का दावा है कि उन्होंने सिग्नेचर कैंपेन किया है जिसपे वो स्पीकर के पास जाएंगे, स्पीकर ओम बिरला के पास जाएंगे और वहां पे वो ये दावा करेंगे कि असली तृणमूल कांग्रेस वो है और वो एनडीए के साथ जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी आपका। और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में इतनी बड़ी टूट क्यों हो रही है, क्यों मची हुई है पार्टी में भगदड़, इसका राष्ट्रीय राजनीति पर क्या होगा असर? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। और आवाज समाचार में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें अभी और भी हैं, हम तुरंत हाजिर होते हैं, आप भी बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। ओमान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद जेम्स एंड ज्वेलरी और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर के एक्सपोर्टर्स में जबरदस्त उत्साह है। उनका कहना है कि यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ जैसे ही ट्रेड डील लागू होगी, एक्सपोर्ट में 25 से 50% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर की निगाहें अब नए होने वाले एफटीएज पर टिकी हैं। एक्सपोर्टरों का मानना है कि ओमान के साथ ट्रेड डील और यूके, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के साथ संभावित एफटीए इंडियन प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने में मदद करेंगे। हाथों का हुनर कुछ ऐसा है जिसका आज एआई के जमाने में भी फिलहाल कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। यही वजह है कि भारतीय जेम्स एंड ज्वेलरी की पूरी दुनिया दीवानी है और भारत ने जिस तरह से एक के बाद एक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे खासतौर से लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए एक्सपोर्ट के बड़े दरवाजे खुलने शुरू हो गए हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्टर अनिल सांखवाल का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी होने से भारतीय हैंडमेड ज्वेलरी की मांग बढ़ सकती है। ये जो एफटीए है ना, इसका 2 फोल्ड फायदे हैं। एक तो फायदा ये कि डायरेक्ट एक्सपोर्ट उस कंट्री को क्या होगा, उसकी कंट्री की कितनी कैपेसिटी है, एक वो फायदा है। एक इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है। मैं समझता हूँ सर, ऑर्डर बुक के अंदर भी हमारे को 25 से 30% का फर्क इमीडिएट पड़ेगा। आने वाले कल में 50% का फर्क पड़ सकता है। वहीं टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग भी इन समझौतों को गेम चेंजर मान रहा है। घरेलू मैन्युफैक्चरर्स और एक्सपोर्टर्स का कहना है कि एफटीएस की वजह से भारत को वियतनाम, बांग्लादेश जैसे अन्य देशों के मुकाबले बेहतर मौके मिल सकते हैं और ओवरऑल एक्सपोर्ट $16 बिलियन सालाना से $25 बिलियन तक पहुंच सकता है। अगर यूके के लिए एफटीए साइन हो जाता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मैं आपको एश्योर करता हूं, क्योंकि यूके इज अ मार्केट जहां पर कि हमारा इंडियन मर्चेंडाइज इतना बिक रहा है। मार्क्स एंड स्पेंसर हो गया, ज़ारा हो गया, इटाम हो गया, इवांस हो गया, डेबनस हो गया, सो टॉप शॉप हो गया, सुपरडाई, इतने ब्रांड्स हैं जो सारे हमारे से माल खरीदते हैं। अगर ये एफटीए साइन हो जाता है तो आई कैन श्योर यू कि 25 से 30% इंक्रीज हो जाएगी गारमेंट एक्सपोर्ट के ऊपर। एफटीएस के जरिए आने वाले बड़े मौके को भुनाने के लिए एक्सपोर्टर तैयार है।
हालांकि उनका कहना है कि सरकार को कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना चाहिए, तभी बड़े ऑर्डर्स को कम से कम समय में पूरा करने में भारत चीन का मुकाबला कर पाएगा। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। भारत के साथ हाल ही में हुए एफटीए से छोटी और मझोली कंपनियों को भी फायदा हुआ है। आगे इसका और लाभ कैसे उठाया जा सकता है, इस पर केमिकल सेक्टर की एमएसएमईज का जायजा लिया केतन जोशी ने। ये पिगमेंट यूनिट एफटीए वाले देशों में एक्सपोर्ट करती है। ओमान से पहले यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे एफटीए कंट्री में ये अपना पिगमेंट 0% निर्यात शुल्क पर भेज रहे हैं। अब प्लांट में काम बढ़ गया है, क्योंकि पिगमेंट और केमिकल एक्सपोर्ट के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट और प्रोडक्ट क्वालिटी ज़रूरी है। कंपनी ने इस पर खर्च किया और अब इसका फ़ायदा मिल रहा है। ये यूरोपियन देशों में जो माल जाता है उसमें बहुत ही ज्यादा माइन्यूट क्वालिटी होनी चाहिए, परफेक्ट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द। हमारा करीब 30 से 35% बढ़ा है और हम चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि ये सेल अगले 1 साल में 50% तक बढ़ जाना चाहिए। इसमें और 30% की ग्रोथ आनी चाहिए। 30% बढ़ा है क्योंकि हमने इतना ज्यादा क्वालिटी, कंसिस्टेंसी और प्राइसिंग पे ध्यान दिया है, जिससे कि कस्टमर लोग दूसरे देशों की जगह हमसे माल खरीदें। भारत में केमिकल सेक्टर की 45,000 छोटी कंपनियां हैं। अकेले ओमान में $28 बिलियन केमिकल एक्सपोर्ट होता है। वो एफटीए के बाद अब 0% ड्यूटी से 5 साल में डबल हो जाएगा। ईयू देश में 12% ड्यूटी ज़ीरो हो गई। इससे छोटी कंपनियों को $10,000 के ऑर्डर पर सीधा ₹45,000 का फ़ायदा हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में एफटीए के बाद 5 साल में डबल और यूएई में कुल एक्सपोर्ट में 4 साल में 40% का इजाफा हुआ। एमएसएमईज कह रही हैं कि अगर रॉ मटेरियल पर जीएसटी कम हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। गवर्नमेंट से हमारी एक ही गुजारिश है कि जो रॉ मटेरियल के ऊपर जीएसटी ले रहे हैं, अभी 18% है, अगर 5% जीएसटी कर ले गवर्नमेंट तो काफ़ी हद तक एमएसएमई की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इजी हो जाएगी। और फिनिश गुड्स पे तो हम 18% दे ही रहे, तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई भी नुकसान नहीं है। एफटीएस के बाद पीसीपीआईआर, पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल्स इन्वेस्टमेंट रीजन में 3,40,000 करोड़ का नया निवेश भी आया है। सरकार ने प्लग एंड प्ले वाले 3 केमिकल पार्क भी मंजूर किए हैं। इससे पर्यावरणीय मंजूरी के लिए छोटी कंपनी को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। इस तरह की हजारों केमिकल कंपनियों को एफटीए से बहुत बड़ा फायदा तो हुआ है, लेकिन अभी भी ज्यादातर कंपनी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दे तो ये एक्सपोर्ट का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। और इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ लगातार जारी रहेगा। आप भी खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।